नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम एक ऐसे संवेदनशील धर्म से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में अगर सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं करती तो शायद बढ़ जाती। वजह है, श्रावण माह चल रहा है, भगवान शंकर की लोग बहुत पूजा करते हैं, अभिषेक होता है और उज्जैन की नगरी जो भगवान शिव का घर मानी जाती है, वहाँ जब उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी, उज्जैन के कुछ शरारती तत्वों ने उस शोभा यात्रा पर एक तरह से अपवित्र पानी फेंक दिया। मना करने पर जब वो नहीं माने, कहा यह जा रहा है कि कुल्ला भी की गई थी, यानी मुंह से पानी भरकर फव्वारे की तरह जो जुलूस में भक्त लोग थे उन पर उनको एक तरह से गीला किया था। इस पूरे मुद्दे पर इसलिए सरकार संवेदनशील हुई क्योंकि मामला उज्जैन नगरी का है, भगवान शिव की शोभा यात्रा का है और इसकी देश भर में प्रतिक्रिया की संभावना थी। इसके चलते सरकार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की और उसके साथ साथ जो उनके अवैधानिक घर बने थे उनको भी तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया। तो ये बुलडोजर की शुरुआत हुई थी भारत में अभी क्या हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने की थी। ये वहाँ से बढ़कर दक्षिण भारत में उपद्रवी तत्वों पर इस तरह की कार्रवाई की गई, उनके घर बुलडोजर चलाए गए। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सारा मामला सीधी से भी जुड़ता है क्योंकि सीधी में एक भाजपा कार्यकर्ता ने आदिवासी पर पेशाब की थी और सरकार ने उसके घर पर भी बुलडोजर चलाया था। अगर भोपाल के उसमें जोड़ें तो यहाँ एक युवक को कुछ लोगों ने गले में पट्टा बांधकर घुमाया था, जिसके बारे में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आई थी और उसके चलते सरकार ने उन पर एनआईए की कार्रवाई की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत में गिरफ्तार किया और उनके अवैधानिक जो गैरकानूनी घर बने थे उनको तोड़ा। तो सवाल यह है कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएंगे, राजनीति में गड़बड़ी करेंगे और आपका कदाचरण होगा तो सरकार आपके घरों को तोड़ेगी, यानी पहले आपको बेघर करेगी, उसके साथ आपकी गिरफ्तारी होगी और ज़रूरी हुआ तो फिर एनआईए की कार्रवाई होगी। आज इस पर विस्तार से बात की। साजिश को सबक हम इसलिए भी इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि देश भर में कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक अशांति फैलाना चाहते हैं। इसके लिए पीएफआई नामक एक संगठन की चर्चा पिछले दिनों काफ़ी हुई थी और उसका देश भर में नेटवर्क था। हालांकि पीएफआई प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन उसके कुछ लोग इस तरह की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ये हमारा अनुमान है। कदाचित इस तरह के दूसरे संगठन भी हो सकते हैं। पुलिस इसकी जांच करेगी और बाद में उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। चर्चा विस्तार से हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रविंद्र कैलासिया जी, हमारे पत्रकार साथी कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी और कोशिश करेंगे इंदौर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उज्जैन से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुशील शर्मा जी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ कि ये जो मामला है, मामला बहुत नाजुक था, संवेदनशील था। आपको पता है कि देश भर में श्रावण मास में लोग शिव भक्त जो है भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं और उज्जैनी तो वो स्थान है जिसे कहा जाता है कि ये पृथ्वी सहित स्वर्ग की थी और वहाँ स्वयंभू शंकर जी की हम बात करते हैं, दक्षिणेश्वर शंकर जी हैं, महाकाल बाबा हैं। उनकी शोभा यात्रा पर जिस तरह से जो एक तरह से उपद्रव हुआ, उस पर सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, उज्जैन की जो घटना है वो शर्मनाक है और समाज के लिए लजाने वाली, हम ये कह सकते हैं। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे थे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि मालवा और निमाड़ वो इलाका है जहां पर इस तरह की अगर घटना होती है तो हिंसक वारदातें होने की आशंका रहती है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है। पहले तो प्रशासन ने और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, उन्हें जेल भेज दिया और उसके बाद ये कार्रवाई की। राघवन जी, इस तरह की कार्रवाइयां लोगों के अंदर डर पैदा करती हैं क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति अपराध करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है, तो कहीं ना कहीं परिवार की भी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने घर परिवार में ऐसे तत्वों को पनपने ना दें। दूसरा पक्ष एक और है, प्राकृतिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो क्या एक व्यक्ति ने अपराध किया और पूरा परिवार सजा भुगतेगा? मुझे लगता है कि इन चीजों पर भी स्थितियां बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार की कार्रवाई सख्त है, होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो इलाका जो सांप्रदायिक तौर पर सेंसिटिव है, संवेदनशील है,
जहां छोटी सी भी हरकत किसी एक वर्ग की माहौल को बिगाड़ देती है। हम लोगों ने खरगोन में यही चीजें देखी और भी स्थानों पर यही चीजें देखी कि एक वर्ग के एक व्यक्ति ने गलत रास्ते पर बढ़ा, अंजाम दिया और हालात वहां के बिगड़ गए। सरकार की ये कार्रवाई बेहतर है। मैं जहां तक आपने सीधी की घटना को इससे जोड़ा जी और घटनाओं को जोड़ा, तो दोनों घटनाओं की प्रकृति अलग अलग है राघवेंद्र जी। जी ये जो घटना थी उज्जैन वाली, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली थी। जहां तक सीधी की घटना है तो वो एक उपद्रवी, उद्दंड या यूं कहें कि राजनीतिक रसूख के चलते की गई घटनाएं थी। जी अब सरकार की ये मोरल ड्यूटी मैं ये मानता हूं राघवेंद्र जी कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपको एक दो कार्रवाइयां नहीं, लगातार ऐसी कार्रवाइयां करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय वर्ग का हो। जी अगर आप ये संदेश देंगे, जैसे भोपाल में हुआ वो बच्चे को कुत्ते का पट्टा बांधने वाला कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि डर पैदा होता है लोगों का, और सरकार की मंशा, प्रशासन की मंशा भी डर पैदा करने की होती है। आने वाले समय में भी यह सिलसिला आगे चलना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ऐसे विघ्न संतोषी लोगों पर अंकुश भी लगेगा। बिल्कुल, कानून का डर बहुत जरूरी है और इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज मैं और जोड़ूंगा, मेहमानों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा, उज्जैन से हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा भी जुड़ गए हैं और ग्वालियर से डॉक्टर जयंत सिंह तोमर जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। चर्चा दरअसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि ये श्रावण मास है, भगवान शंकर के जो भक्त हैं पूरे देश में होते हैं और उसमें ये घटना सबको विचलित करने वाली है। इसमें लेकिन एक बात मैं सारे मेहमानों से पूछना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जिसकी निंदा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो जानकार हैं, उनका मौन, वो कहीं ना कहीं जो सर्वधर्म संभाव के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आहत करता है कि जब इस तरह की बदतमीजियाँ होती है, इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ उनके जो धर्म के लोग हैं उनको भी आगे आकर उनकी आलोचना करनी चाहिए और उनकी ज़बरदस्त निंदा होनी चाहिए, ताकि दूसरा वर्ग ये ना सोचे कि उनकी इस पर मौन सहमति है। मुझे लगता है कि पहले इस तरह की घटनाओं पर दोनों वर्ग के लोग, चाहे आरोपी कोई भी हो, निंदा करते थे, साथ बैठते थे, साथ बात करते थे और उस व्यक्ति को अलग थलग करते थे, जो इस बार इस तरह की घटनाओं पर कम देखने को मिल रहा है। ये मेरा सभी साथियों से सवाल है, आप चाहें तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, उज्जैन नगरी पावन है, धार्मिक है और एक तरह से मालवा के लोग बड़े शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन अगर निमाड़ की बात करें, उज्जैन की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? क्या ये कोई साजिश है? क्योंकि भगवान शंकर की शोभा यात्रा पर इस तरह का कदाचरण करना पहले कभी नहीं देखा गया। देखिए, पिछले 5 सालों से यहाँ पे एक साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों कांवड़ यात्रियों पर तोपखाना क्षेत्र से लेकर हरि फाटक क्षेत्र से लेकर वहाँ पे कुछ पत्थर कांवड़ियों पर फेंके गए थे। इसके बाद एक मुद्दा अगर आता है, इंदौर रोड पर भी इन पे हमला किया गया था। इसी तरह जो धार्मिक भावना है यहाँ पे आहत की जाती रही है और इसी भावना के चलते मतलब दोनों समुदाय के बीच ये भावनाओं को लेकर टकराव होता रहा है और इसके लिए प्रशासन को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता रहती थी। और आज भी स्थिति हो जाती है कि इंदौर रोड से लेकर तोपखाना क्षेत्र से लेकर महाकाल से लेकर ढाबा रोड से लेकर शिप्रा नदी तक प्रशासन को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये जो साजिश की बात करें, ये साजिश तो हमेशा शुरू से होती आ रही है और इसी साजिश का एक भाग है कि यहाँ पे जो या तो इसको कह सकते कि जानबूझ करके या तो पानी फेंका गया या उनको कुल्ला किया गया, थूका गया। ये अवस्था में उन जो भावनाएं आहत हुई है उससे बहुत ही हिंदू समुदाय को बहुत ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था और उसके कारण जो स्थिति निर्मित हुई है वो तो प्रशासन की सचेत अवस्था का रोक दी गई थी, वरना बहुत बड़ी स्थिति निर्मित हो सकती थी। बिल्कुल। और जी बात पूरी करें। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव स्थिति में रहता है क्योंकि यहाँ पे एक कहते हैं कि सिमी का गढ़ भी रहा है। सिमी के बहुत से कार्यकर्ता पकड़े गए, यहाँ के पदाधिकारी पकड़े गए। सफदर नागौरी इसी क्षेत्र में तोपखाने क्षेत्र में भड़काऊ भाषण दिया गया जिसको गिरफ्तार किया गया था। महतपुर का पूरा गढ़ माना जाता है, तो पीएफआई ने उसका रूप लिया। पीएफआई के बाद जो उनके छोटे छोटे संगठन है
उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे बहुत ही गंभीर होती जाती है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या पीएफआई सिमी पीएफआई में कन्वर्ट हुई और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है, कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश है और इसमें जो सरकार ने कार्रवाई की है वो घटना होने के बाद हुई है। हमारा ये मानना है कि अगर प्रशासन, पुलिस और उनकी इंटेलिजेंस सर्विस अगर स्ट्रांग होगी तो कई बार घटना होने के पहले उसको रोक सकते हैं, जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमेशा हम कहेंगे कि तलवार की धार पर है। शांति, सद्भाव और प्रशासन की प्रतिष्ठा। में लौटूंगा आपके पास। जैन जी, आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। अगर कल्पना करिए कि किसी और समुदाय का कोई जुलूस निकलता, मुस्लिम समुदाय का कोई जुलूस निकलता और उस जुलूस पर कोई इस तरह की घटना दूसरा वर्ग करता तो क्या स्थिति बनती। ऐसे में सारे लोगों को एक साथ मिलकर जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, जो इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है और उनको एक तरह से कंडेम करने की जरूरत है। आपकी राय? निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, ऐसे जो सामाजिक और इस तरह के तत्व हैं जो लगातार समाज में विघ्न पैदा करने की, समाज को तोड़ने की दिशा में काम करते हैं, उनके प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। और आपने जैसा कहा कि जो प्रशासन है, शासन है, उसे त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता रहती है। संदीप पौराणिक जी ने जो बताया कि इस तरह के तत्व समाज में रहते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज में वो लोग जो समाज में बेहतर वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी सक्रियता और ज्यादा हो, जिससे कि इस तरह के तत्वों को पर अंकुश लगे। कांवड़ की जहां तक बात है, कांवड़ पे इस तरह का जो कृत्य किया गया, हमें मालूम है कि इधर ग्वालियर चंबल में सोरों से कांवड़ भर के लाते हैं और अगर वो जमीन पे भी रख जाए तो उसे दोबारा सोरों पैदल जाके कांवड़ भरनी पड़ती है। इस तरह की जो स्थिति हुई है, जिसका जिक्र जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वो स्थिति होती तो फिर उसकी क्या उन्माद पैदा होता, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो ये ऐसे तत्व जिन्होंने ऐसा किया है, उनकी तत्काल शिनाख्त भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि सामाजिक बहिष्कार, आज से बहुत पहले जब तक कि संवैधानिक इस तरह के नियम कायदे नहीं थे, जिस तरह की दंड संहिताएं नहीं थी, तब समाज उस तरह का बहिष्कार कर देता था कि आप किसी भी व्यक्ति की जो है पूरा जीवन और अगली पीढ़ियों को भी उसका भोगना पड़ता था। लेकिन जैसा संदीप जी ने कहा कि एक व्यक्ति ने किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार उसका दंड भोगे। और इस दिशा में बहुत सावधानी पूर्वक, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसी समय से ऐसी परवरिश करनी चाहिए। हम मानते हैं मुझे लगता है कि संदीप जी ने कहा कि अगर एक व्यक्ति ने गलती की है और ये जो कार्रवाई की गई है वो लोगों में डर पैदा करेगी ताकि घर के बाकी लोग इस तरह के उत्पातियों को नियंत्रित करें। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसको सुन नहीं पाए होंगे। उनका आशय था कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी थी कि भले ही एक व्यक्ति ने किया, लेकिन परिवार को जब दंड मिलेगा तो परिवार के लोग इस तरह के उद्दंडी को नियंत्रित करेंगे और रोकेंगे। संदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा ये कहना था कि ये प्राकृतिक न्याय की बात भी नहीं है राघवेंद्र जी, कि अगर एक लड़के ने गलती की है तो पूरा परिवार उसका दंड भुगते। मेरा यह है कि इस पर भी सरकार को या प्रशासन को थोड़ा सा मंथन और चिंतन जरूर करना चाहिए। पहल करने से कार्रवाई अच्छी, इसका तो स्वागत सभी करेंगे। देखिए, अगर खतरे ज्यादा हैं तो फिर आपको कार्रवाई व्यापक स्तर पर करनी पड़ेगी। ये जो हम बहुत बारीक लाइन पकड़ते हैं ना प्राकृतिक न्याय की, अगर प्राकृतिक न्याय की बात करते तो एक कुल्ला करने से पूरा उज्जैन जल सकता था। हम एक घर को तोड़ने पर इतना संकोच कर रहे हैं, वो शहर जलाने की साजिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा कठोरता से और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है, क्योंकि इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। वहां जब इस तरह की कार्रवाई हुई तो देश भर में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की साख बढ़ी और वहां इस तरह की घटना नहीं हो रही है, जबकि यूपी इस मामले में काफी बदनाम हुआ करता था। तो हमें थोड़ी सी लाइन को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो तत्व हैं वो ज्यादा ढीठ हैं और ज्यादा साजिश करने वाले, बड़ी साजिश करने वाले। मैं लौटूंगा आपके पास। कौशल किशोर जी, सारा मसला इस बात पर है कि एक तो लिबरल होने की बात है, लेकिन लिबरल किस सीमा तक जाए। अगर शहर को और देश को जलाने की कोशिश होगी तो फिर उसमें उदारता कहीं ना कहीं आपको उस तरह होगी कि आपने खूंटे पर, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक घर के टूटने से अगर पूरा शहर बचता है और उसकी दहशत पैदा होती है तो वो जरूरी है, बजाय एक घर को बचाकर पूरे शहर को जलाने की तरफ धक्का देने की बात। आपकी राय?
देखिए राघवेंद्र जी, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें साफ हैं, बहुत तस्वीर साफ है जी। यदि सीधी वाली घटना ले लें तो वहाँ पे आरोपी दूसरा वर्ग का व्यक्ति है। उज्जैन वाली घटना ले हम लें इसको वर्गों तो में नहीं आरोपी बांट दूसरे रहे, वर्ग का। आरोपी मेरा चाहे वो कहने का किसी- मतलब जी। ये है कि सरकार की कार्रवाई अगर एक दिशा में सबके प्रति समान चल रही है तो उसमें ऐसी बातें नहीं आती हैं कि घर गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। अगर बुलडोजर वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, तो ये जो उज्जैन की जो घटना है और ये सीधी की भी घटना जोड़ लें तो एक तरह से एक मानसिक विकृति का भी प्रतीक है ना। तो इन चीज़ों को संभाल, जैसा आपने भी यूपी का उदाहरण दिया, योगी के समय में जो कानून व्यवस्था की स्थितियां बनी हैं, हमने देखा कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अब ज़्यादातर लोग जो है संप्रदाय और वर्ग को लेकर जो भेदभाव करते हैं, अगर वो भेदभाव नहीं है और कानून व्यवस्था के लिए काम किया जा रहा है तो ऐसी व्यवस्था का सबको समर्थन करना चाहिए जी। और जो उज्जैन वाली जो घटना है, जिस तरह से जो धर्म उसमें आ जाता है, लेकिन मूल बात यह है कि वो उनका जो इरादा था वो गलत था। सीधी में भी इरादा गलत था, उनकी सोच गलत थी। ऐसी सोच को खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था का राज लाना ही पड़ेगा और उसमें जो सरकार की जो कार्रवाई है, चाहे उज्जैन की हो चाहे सीधी की हो, बुलडोजर चलाने की बात हो, इसमें प्राकृतिक न्याय कहीं भी नहीं आता। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति परिवार में, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि परिवार में जब कोई भी व्यक्ति एक बार गलत काम करना शुरू करता है तो ऐसा नहीं होता है कि परिवार वाले उससे अनजान रहते हैं। परिवार के लोगों को भी जानकारी रहती है और अगर समय रहते उस पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो शायद समाज में ऐसी स्थितियां ना बने, बिल्कुल, जिससे कि पूरे समाज को उसका अंजाम भुगतना पड़े। इस बात को और थोड़ा सा सामान्य बात में कहने की कोशिश करता हूं कि जब घर में एक बच्चा कोई गलती करके आता है तो सबसे पहले उस परिवार के आदमी उस बच्चे की पिटाई करते हैं कि तुमने ये गलत काम क्यों किया। अब देखने में ये आ रहा है कि जो गलती करते हैं उसके परिवार और समुदाय और शहर के लोग खामोश रहते हैं और ये जो खामोशी है ये बेचैनी पैदा करती है। अगर इस पूरे मामले में जिस वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो वर्ग के लोग अगर आके उसकी आलोचना करें तो फिर दूसरा वर्ग अपने आप खामोश हो जाता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक कमी है। मैं भोपाल की बात करता हूँ बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में, कि जब भोपाल शहर में वजीर हुसैन शहर काजी हुआ करते थे और किसी तरह की घटना जब होती थी तो उस समय हिंदू मुसलमान मिलकर जो भी आरोपी होता था उसकी निंदा करते थे और सरकार से कहते थे कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखने में ये आ रहा है कि अगर किसी मुस्लिम वर्ग ने कोई गलती की है तो पूरा मुस्लिम वर्ग खामोश हो जाता है, उसके जो जानकार हैं, जो स्कॉलर, वो भी खामोश होते हैं। तो मुझे लगता है कि रविंद्र जी, ये खामोशी कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है, सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो प्रशासन की कार्रवाई है लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव तो आपस में बैठकर आएगा। ये प्रशासन के बूते की बात नहीं है। प्रशासन डर पैदा कर सकता है, भय पैदा कर सकता है, लेकिन जो आपसी सामंजस्य समरसता है वो तो समाज को करनी पड़ेगी। आपकी राय? राघवन जी, इसमें देखिए आप 2-3 मुद्दे हैं इसमें जी, कि एक तो समाज की जो जिम्मेदारी है वो, और जो प्रशासन की जिम्मेदारी है। सामाजिक जिम्मेदारी तो आजकल जो धार्मिक नेता हैं वो भड़काऊ भाषण, प्रवचन देकर जो है समाज को तोड़ने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो ये जो पहले जो होता था कि मुस्लिम हो या हिंदू धार्मिक नेता हो, ये सब मिल बैठकर जो दोनों जो वर्ग हैं उनके जो विघ्न संतोषी तत्व हैं उन लोगों को बैठाकर उस तरह की जो अगर इस तीज त्यौहार आते थे उनको जो है समझाइश का काम करते थे। और इसमें जो प्रशासन की भूमिका होती थी वो जो इस तरह, जैसे ये सवारी जो निकली है, प्रशासन जो है उन सबको के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। जैसे सवारियां जो निकली हैं उज्जैन की, तो उज्जैन की जो सवारियां, उसके पहले क्या प्रशासन ने वहां पर जो रूट था सवारी का, उस रूट पर कोई रिहर्सल की कि किन किन इलाकों में जो है ये जो सवारी को जो है विघ्न संतोषी तत्वों से खतरा है, क्या उनसे नुकसान पहुंचाने, किसी तरह के जो सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति बन सकती है, इस तरह की कोई ने रिहर्सल की क्या? या इसके साथ ही जो मुस्लिम वर्ग हैं और हिंदू वर्ग जो हैं उनके धार्मिक नेताओं को बैठाकर कहीं चर्चा की गई कि किस तरह से जो सवारियों की निकलने पर किस तरह का व्यवहार प्रबंधन रहेगा, किस तरह से सब लोग मिलकर उसका स्वागत करेंगे या उसको सब देखेंगे। क्योंकि उज्जैन और रतलाम जो है
हमेशा से ही सिमी हो चाहे पीएफआई हो, इस तरह की जो विघ्न संतोषी तत्व हैं, इस तरह की आतंकवादी घटनाओं की जो गढ़ रहे हैं, और जो ये आज से नहीं करीब 25-30 साल से जो है इस तरह की एक्टिविटी में वहाँ संलग्न है। तो इसलिए जो उज्जैन की जो तासीर है, उस तासीर को देखते हुए प्रशासन को उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। और यहाँ वहाँ उज्जैन में देखा जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की भी कभी कहीं न कहीं नजर आ रही है। दोनों जो है पुलिस और प्रशासन में अहम का टकराव है वहाँ। तो इस टकराव को प्रशासन शासन बलों में बैठे अफसरों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है। अगर उज्जैन संवेदनशील है तो इस घटना के पहले जो संदिग्ध तत्वों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जो पुलिस का इनपुट होता है, जो इंटेलिजेंस का इनपुट होता है, उसके आधार पर वहां कार्रवाई अगर की जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। अगर इस तरह की घटना को थोड़ा विस्तार मिलता तो देश में इस तरह की घटना को लेकर मुझे लगता है कि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती। वो तो देश का एक तरह का सौभाग्य कि यहाँ शांतिपूर्ण लोग रहते हैं जो इस तरह की घटना को सरकार के एक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, और सरकार देर सवेर इस पर बात तो करती है, एक्शन तो लेती, लेकिन हमारी बात इसी पर आकर अटकती है संदीप जी कि अगर पुलिस प्रशासन को, जब ये नई बात नहीं है कि कोई वहाँ संवेदनशीलता पहली बार है, अगर वो हिंदू मुसलमान वर्ग को बैठा के बात कर लें, गुंडा तत्वों की गिरफ्तारी पहले से कर लें, उन पर एनएसए लगाकर उनको अंदर कर दें, तो हमें लगता है कि इस तरह की घटना नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के साथ साथ जो सांप्रदायिक सद्भाव वाले जो वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमानों के लीडर हो, उनकी भी कमी है और उनकी भी लापरवाही है। इस पर भी बातचीत करने की जरूरत है। आपकी राय? मेरा राघवेंद्र जी ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि क्या मध्य में उज्जैन अकेले की बात नहीं कर रहा, क्या किसी भी इलाके में इस तरह की पहल कर रहा है प्रशासन? मुझे तो नजर नहीं आता कि प्रशासन ऐसे, चाहे धार्मिक हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, वो समन्वय की कोशिश करता हो। घटनाएं हो जाती है, उसके बाद एक्शन हमें दिखता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं इसे बेहतर नहीं मानता। नहीं, इसलिए तो हम सब मिलकर प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं कि जब प्रशासन जागता तब है जब घटना हो जाती है। जी ये प्रशासन की कार्रवाइयां, मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि आपने बुलडोजर क्यों चलाया, लेकिन ये कार्रवाइयां आपको स्टैंड नहीं करने देती ठीक समाज में। ये वर्ग, देखिए मैं मानता हूं कि अपराध अगर एक बेटे ने किया है, हत्या की है, तो क्या पूरे परिवार को जेल भेज देंगे आप? मैं इसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं डर पैदा करने के बहुत से रास्ते हैं, सिर्फ आपका मकान तोड़ने से डर पैदा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आपके यहां सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा का प्रावधान बहुत तेजी से होना चाहिए। जब आदमी को ये लगने लगेगा आज हमने अपराध किया और 7 दिन में सजा हो गई, तो मुझे लगता है कि अपराधियों पर ज्यादा बेहतर तरीके से अंकुश लगेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नहीं, सबकी राय का स्वागत है। हम तो बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि सबकी राय आनी चाहिए और फिर जनता तय करे कि कौन बेहतर है और कौन गड़बड़ है। डॉक्टर सुशील जी, सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का टाइम और बोलने वाले 4 लोग हैं। मैं चाहूंगा कि 10-20 सेकंड में आप अपनी अंतिम टिप्पणी दें जो संदीप जी ने कहा है और जो उसके बदले में आपकी राय। देखिए, प्रशासन के डर की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो प्रशासन तो यहाँ पे 24 घंटे अलर्ट रहता है, 12 महीने 24 घंटे। और जहाँ तक बात है कि अगर हम ये बात करना चाहते हैं कि हम पहले उनसे बैठ कर बात करें, तो बैठ के बात करने का उसका निराकरण क्या हो सकता है, ये कोई नहीं कर सकता। अब निराकरण की बात करें तो यहाँ के महापौर ने वहाँ पे महाकाल मंदिर के आसपास के मांस और मीट और इनकी दुकानें बंद करने की जब बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब हम नहीं हटाएंगे। आप, उन्होंने कहा हम अलग जगह हम नहीं जाएंगे, हमारा धंधा चौपट होता है। डॉक्टर शर्मा जी, दरअसल समय की कमी, लेकिन इन्हीं सब बातों पर तो हफ्ते 10 दिन जब पहले बात होती है तो कोई ना कोई एक समाधान निकलता है, और जब समाधान ना निकले तो फिर प्रशासन के पास सख्त कार्रवाई करने का भी अधिकार है, लेकिन पहले बातचीत उसके बाद सख्ती। डॉक्टर जयंत जी, आपकी राय बहुत 2-3 वाक्यों में, समय बिल्कुल खत्म हो चला है। कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। तो ये जो समाज की जो निश्चितता को बयान करता हुआ शेर है, इसे उल्टा करने की जरूरत है कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा तत्पर हों ऐसी घटनाओं। बिल्कुल जैन जी, दरअसल भोपाल में हमने प्रशासन को इस तरह के प्रयोग करते देखे हैं और उसके हमने नतीजे भी देखे हैं, बहुत ही सकारात्मक नतीजे आए हैं। लेकिन प्रशासन समाज के सभी वर्गों से मिलकर बात करता था, शांति समितियां बनती थी, कमेटियां बनती थी और उसमें बातचीत होती थी। लेकिन उज्जैन के प्रशासन को इस पर काम करने की जरूरत है। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। कौशल जी, बहुत संक्षेप में आपकी 2-3 वाक्यों में राय।
एक निश्चित तौर से कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी प्रशासन कर रहा है, जो भी सरकार कर रही है, इस कदम को निश्चित तौर से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश हमारे लिए आज एक आदर्श है, उस आदर्श की स्थिति तक कानून व्यवस्था को ले जाना चाहिए। और जहां तक धर्म की बात है, धार्मिक समय नहीं है। रविंद्र जी, आपकी राय? संवाद जो है, संवाद बहुत जरूरी है। संवाद जो पहले जैसे होता रहा है हिंदू मुस्लिमों और नेताओं के बीच में, प्रशासन और पुलिस के बीच में, बिल्कुल संवाद जरूरी है। और प्रशासन के साथ साथ पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को थोड़ा सा सक्रिय करना पड़ेगा, इनपुट्स पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो घटना होने के बाद जैसे आग लगी फिर आप बुझाने आ रहे हैं, ये एक तरह का घटिया तरीका प्रशासन का घटना होने के बाद उस पर रोने का या उस पर कार्रवाई करने का। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर जागेगी और जो बदमाश लोग हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। कौशल जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, जैन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, संदीप जी आपका भी, और हमारे पांचवें साथी उज्जैन के डॉक्टर सुशी शर्मा, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज बखबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए IND24।